शुरू करते हैं। कल तो हम लोगों ने एनसीआर सर्किट देख रहे थे। ठीक है, एनसीआर सर्किट में फिर से देखो हम लोगों ने क्या बोला था, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, इंडक्टर लगा हुआ होगा, कैपेसिटर लगा हुआ होगा, और यहाँ पे आपके एसी सोर्स होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होगा, जिसकी इक्वेशन है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ाएगा दो लेकिन होता क्या इसके अंदर, पूरा स्टेटमेंट बोला था मैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन होता क्या, हम लोग एक्चुअली में सीरीज है, तो सीरीज में वोल्टेज सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो वोल्टेज अलग अलग होने की वजह से हम लोग वोल्टेज की इक्वेशन ना लिखते, हम लोग किसकी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, करंट की इक्वेशन लिखते हैं, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t। बिकॉज सीरीज के अंदर क्या रहता है, आपका करंट सेम रहता है। सीरीज के अंदर क्या रहता है, आपका करंट सेम रहता है। तो इस वजह से हम लोगों ने बोला कि इसके अंदर भी जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, आई जाएगी, इसके अंदर करंट भी आई जाएगी, इसके अंदर करंट भी क्या जाएगी, आई जाएगी। ये आई है, आई की पूरी इक्वेशन नहीं लिखना, बस मैंने आई लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब हम लोगों ने ये बोला कि जब वोल्टेज की बात आती है तो हर किसी में वोल्टेज की इक्वेशन अलग अलग बनती है। रजिस्टर सर्किट में होता क्या है, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। ठीक है, दोनों क्या होता है, आपके सेम फेज में होता है। तो सेम फेज का मतलब क्या होगा, करंट ऐसा है तो वोल्टेज भी कैसा होगा, कुछ इसी तरीके का होगा। ठीक है, इंडक्टर सर्किट के अंदर, इंडक्टर की जब बात करते हैं तो इंडक्टर के अंदर कौन लीड करता है, बोलो। हाँ, इंडक्टर के अंदर क्या लीड करता है, आपका वोल्टेज लीड करता है, करंट लीड करता है। ठीक है, वोल्टेज लीड्स। तो वोल्टेज लीड करने का मतलब क्या है कि वोल्टेज का होगा आपका ऊपर। ठीक है, वी आर लिख दिया इसको, वी है लिख दिया, बात समझ आती है। और कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर आपका करंट लीड करता है। करंट लीड करने का मतलब क्या है कि इसका जो वोल्टेज होगा वो कम रहेगा, इस बार पीछे होगा। हम मेरी समझ आती है, क्लियर है चीज। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका वोल्टेज वी आर और वी सी, इन तीनों की वैल्यू सेम सेम हो। इन तीनों की वैल्यू क्या हो सकती है, आपकी डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या बोला, इन तीनों फेजर को जब हमने एक जगह मर्ज किया, मतलब करंट की वैल्यू देखी, तीनों के लिए करंट क्या था, सेम था आई। अब हमने इसमें क्या बनाया, तीनों वोल्टेज बनाए, तो वी आर तो सेम जगह बना, वी आर ऊपर बनेगा, बीसी नीचे बनेगा, बीसी का बनेगा आपका नीचे बनेगा। अब इस केस में अब दो केस बनते हैं, एक केस ये है, इफ VL ग्रेटर देन VC, अगर इसका वोल्टेज इससे ज्यादा है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर ज्यादा है VL माइनस VC हो जाएगा, इधर क्या रहेगा, VR रहेगा, और यूनिट पे क्या रहेगा, आपकी I की इक्वेशन। बात समझ में आती है, क्लियर है वाली चीज। अब हम लोगों ने ये बोला कि यहाँ पर हमने इन दोनों वोल्टेज को फिर से कर लिया, तो अब देखो ये आपका सिंपल वाला रूल बन गया, ये VL माइनस VC है, ये VR है। तो जब हम इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालते हैं रिजल्टेंट, तो उसमें क्या लगता है, a का प्लस b का प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो cos थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री। ये वाला चीज इन दोनों वेक्टर एडिशन बिल्कुल है ना। जब दो वेक्टर्स आपके यहाँ पे, एक ट्विस्ट ये होता है कि जब वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों हम लोग उसका वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों हम लोग इसका वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, तो उसका आंसर मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। ठीक है, अभी बस समझना ध्यान से, स्केलर होने के बाद भी हम इसको क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। अभी VL माइनस V से ये VR है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ बीच में आएगा इस तरह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, V नेट बोलते हैं। और V नेट का जो फॉर्मूला है तो वो क्या रहेगा, रूट के अंदर VR स्क्वायर
प्लस VL माइनस VC का ये जो सर में आती कि नहीं आती, ये सारी चीज सर में आती, ये पूरे मिनट के लिए होगा, ये पूरा सबका मतलब ये इन तीनों को हटा के अब हम बस एक ही लिख सकते हैं रूट ऑफ VR स्क्वायर नीचे जैसा प्लस हमने भी इक्वल टू V और VL माइनस VC का होल स्क्वायर आप हम लिख सकते हैं। क्या मतलब क्या क्लियर वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, VL माइनस VC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर वाली चीज समझ में आता है? तो ये आ गया आपका मीन है। तो अब देखो हम लोग को जो ग्राफ बनाना होता है, हम लोग जो पीछे की तरफ ग्राफ बनाते आ रहे हैं उसके अंदर क्या होता है आपका करंट और अच्छा है ना, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एक तो करंट देखते हैं और एक क्या देखते हैं वोल्टेज। तो करंट की वैल्यू तो ये है इस समय I, और वोल्टेज की वैल्यू करके लाके कितनी आती है आपकी V है। बात समझ में आता है? करंट वैल्यू I है और वोल्टेज की वैल्यू होगी V नेट वैल्यू। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये रहा आपके सामने फेजर डायग्राम फॉर LCR सर्किट। मतलब इसके अंदर देखो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, समझ में आता है? वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट से लीड कर रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा। अगर सिर्फ अगर सिर्फ इंडक्टिव सर्किट होता जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ होता और कुछ नहीं लगा हुआ होता तो उसमें वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री। इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से बाय कोई भी एंगल हो सकता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर यहाँ पे लिख दो अभी I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t है तो V की इक्वेशन क्या हो जाएगी, V0 साइन ओमेगा t प्लस या माइनस प्लस, बताओ किसका एंगल ज्यादा है, V का ज्यादा है तो इसमें प्लस आएगा, अगर V पीछे होता तो उसमें माइनस हो जाता। तो ओमेगा t प्लस यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एंगल फाई। बात समझ में आते हैं? LCR सर्किट के कैपेसिटिव की लीड ये इंडक्टिव नेचर की, अगर VL बड़ा होगा VC तब ये बनेगा। कैपेसिटिव नेचर होगा तो अब ये है याद है सर? मैं इस तरह एक है ना, मैंने ये बोला कि कहता कि अगर यहाँ पे मैंने यहाँ तक समझ में आ गया था आपको, तीनों फेजर को मिलाया हम लोगों ने, जब तीनों फेजर को मिलाया हमने तो हम लोगों ने एक चीज ये बोल दी कि VL ज्यादा है VC से। अगर देखो तीनों की वैल्यू अलग अलग थी, अगर VL और VC इक्वल होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। अगर VL ज्यादा है VC से तो ऊपर की तरफ एरो बनेगा, अगर VC ज्यादा है VL से तो नीचे की तरफ एरो बनेगा। तो मैंने पहली कंडीशन ली कि VL ज्यादा है VC से, तो ये सारी चीज करते बात समझ में, ठीक है? ये चीज करनी होगी। दूसरी कंडीशन आप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इफ VC ज्यादा हो जाए VL से तो उस समय क्या बनेगा, VR तो ऐसे ही बनेगा, I यहाँ पे बनेगा। अब VC ज्यादा है VL से तो नीचे की तरफ, मतलब ये मान लो 40 है ये 20 है तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आंसर आएगा वो कितना आएगा, VL माइनस VC आ जाएगा। हो जाए अगर मतलब वो तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब वो तो कैपेसिटर का इंडक्टर पे डिपेंड करेगा, किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम, उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है? वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर VC ज़्यादा है VL से तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VC माइनस VL हो जाएगी, और इसका जो रेजिस्टेंस वो आएगा नेट V नेट, रेड का यही I अभी अपनी जगह रहेगा तो V नेट कितना हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, रिजल्टेंट एंड के बीच में आता है। पहले क्या था, ये दोनों रेड ऊपर थे तो रिजल्टेंट कहाँ बना, इस बार ये दोनों नीचे तो रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, फोर्थ क्वार्टर में बन रहा है, ठीक है? तो V नेट की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। बात समझ में आती है? और अब हम लोगों ने बोला अब हम नेट सारे वोल्टेज हटा के बस एक वोल्टेज दिखा रहे V नेट, तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे होगा आपका I, यहाँ पे होगा आपका V नेट, बात समझ में आती है? तो इस फेजर में एक करंट है एक वोल्टेज है, एंड वोल्टेज क्या पीछे है, तो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे, वोल्टेज लैग्स द करंट लीड्स द वोल्टेज। नीचे से भी नहीं
आगे और वैसे भी होता भी है, अगर कैपेसिटर होता है तो उसके अंदर वो करंट लीड कर दिया, सी फॉर कैपेसिटर सी फॉर करंट, तो कैपेसिटर के केस में क्या करता है, करंट लीड कर दिया। लेकिन वहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर है तो 90 डिग्री से लीड कर दिया। अभी इसके अंदर सब कुछ है तो इस बार ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होगी, बल्कि एंगल क्या है आपका 5, और 5 एक्यूट एंगल। आगे बात समझ में, तो इस केस की इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा t है तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0 साइन ओमेगा t माइनस 5। आती है सर में पक्का। ये आपके यहाँ पे LCR सर्किट के वो केस है। और अगर VL और VC इक्वल इक्वल हो जाए तो VL और VC इक्वल हो जाए तो केवल VR ही तो बचेगा, सिर्फ VR बचेगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन। आगे का पूरा पार्ट किसी चीज़ में क्या था, VL और VC इक्वल इक्वल हो जाए, ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे की कंडीशन हम बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट, और रेजोनेंस सर्किट का ना VL और VC इक्वल इक्वल होता है। उसके बाद में काफ़ी कुछ लेते हैं, क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे छोटे से। न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी, बस कॉन्सेप्ट क्या आता है। यहाँ तक समझ में आ गया पक्का। हाँ देखो LCR सर्किट वो नहीं लिखे क्या है, हम VL और VC इक्वल करके लिखेंगे कल है कल लिखे। ना, चुप कर। हाँ जो सर में आ गया यहाँ पे सब कुछ आपको। नया एकदम नई हेडिंग डाल दो, LCR सर्किट। जैसे कैपेसिटिव सर्किट था, इंडक्टर सर्किट था, आज सिर्फ क्या आपका LCR सर्किट है। ठीक है, देखो इफ कैपेसिटर कॉमा इंडक्टर कॉमा रजिस्टर, नेक्स्ट हेडिंग है इसके अंदर, वो है इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, VL इक्वल्स V से भी बाद में देखेंगे, पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। ठीक है, और ये पूरा मतलब मान लो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब चल रहा है। स्टार्टिंग में से कुछ नहीं पूछा जाता, वो बेसिक था, यहाँ तक समझने के लिए वो चीज़ थी। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर के साथ है, रेजोनेंस सर्किट आपका हो जाता है, और ये नहीं होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल हो जाता है। देखो अब हम लोगों ने क्या बोला, ये था VR और ये था VL माइनस VC है, VC माइनस VL। कौन से केस में? आप बताओ, ये हो जाएगा VL माइनस VC। केस नहीं होता इसमें, तो डायरेक्ट अगर वोल्टेज ऊपर, अच्छा ऊपर लिखे। वोल्टेज अगर ऊपर है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, VL ही ज़्यादा होगा उसमें। बात समझ में आती है पक्का। तो ये क्या हो जाएगा आपका VL माइनस VC। हम लोगों ने क्या काम करा है, डिवाइडिंग ईच कॉम्पोनेंट, डिवाइडिंग ईच कॉम्पोनेंट of voltage by current। सबके लिए करंट तो सेम है, तो हम लोग ने सबको किससे डिवाइड करा दिया, करंट से डिवाइड करा दिया। बात समझ में आती है। तो अब ये यहाँ पे क्या बना, अगर हम बात करें, ये बन गया VR बाय I बन गया, और ऊपर क्या बन गया, VL बाय I माइनस VC बाय I बन गया, है ना। तो अब ये V अपॉन I क्या बन जाता है आपका, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस वर्ड ना बोल के हम लोग वर्ड को बोलेंगे रिएक्टेंस। हम लोग क्या वर्ड बोलेंगे यहाँ पे, रिएक्टेंस। क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, I अपॉन V। लेकिन बस प्रॉब्लम के लिए तो रजिस्टर है ना। कैपेसिटर के केस में R को हम किससे शुरू करते हैं, XC से। इंडक्टर के केस में R किससे हम शुरू करते हैं, XL से। है सब ऑब्स्ट्रक्शन है, सारे क्या ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस बोला जाता है, कैपेसिटर के केस में ये
ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है और इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। ये जो चीज़ मैंने पीछे लिखवाई थी, ठीक है। तो अब यही चीज़ आपका ये डायग्राम क्या बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम और ज़्यादा। ये तो हो गया आपका R और इधर क्या हो गया आपका एक्स एल माइनस एक्स। ये वाली चीज़ अब इसकी वैल्यू भी निकालनी है। नहीं, वैल्यू के बाद में बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आते हैं पक्का? हाँ जी। तो अब हम लोग निकालेंगे आर नेट की वैल्यू, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर। बात समझ में आता है? आर नेट के सेम वही जैसे पीछे भी चल रहा था, सेम वही चीज चल रही है यहाँ पे। तो आर नेट की वैल्यू करेगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। उज्ज्वल समझ में आती है वाली चीज, मेरे वाली चीज। ये आपका क्या बन गया, नेट रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका नेट रेजिस्टेंस। और इस आर नेट को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो हम वेक्टर लॉ में करते थे क्लास में। वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। ये तो सर में आती है, नहीं सर में? जो देखो रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके थे। एक तो ऐसे बोलता था रिजल्टेंट, ये क्या था पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो आपको रिजल्टेंट दिखाता है। और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी दो साइड ट्रायंगल की दे रखी है तो जो तीसरी साइड है क्या बताए कि आपका रिजल्टेंट बता देगी। बस ये उसमें एक केस ये नहीं होता था साइक्लिक और वो उसमें कोई टेंशन नहीं, वो सब नहीं देख रहे हम लोग, क्योंकि एक्चुअली में वेक्टर है भी नहीं वाली चीज़। बस ये है कि जो रिजल्टेंट ऐसे निकल रहा था वो ऐसे ना लेके हम लोगों ने कैसे ले लिया उस रिजल्टेंट को, ऐसे ले लिया। बात समझ में आती है पक्का? तो ये जो चीज बनी है, बात समझ में आती है, ये क्या है आपका आर नेट बन गया। इसको भी बनाना नहीं है, इसको मैं फिर से बताऊंगा। और जो आर नेट होता है, आर नेट ऑफ द सर्किट, इसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ये क्या रहता है आपका इम्पीडेंस। मतलब चार वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, एक आता है रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। इसमें इम्पीडेंस इम्पीडेंस रिएक्टेंस कुछ ऐसा नहीं है। ये आपके पास चार वर्ड है और इन चारों का मतलब ही क्या है आपका रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन। इन चारों का मतलब ही क्या है ऑब्स्ट्रक्शन। बस ये जो रेजिस्टेंस होता है ये सिर्फ रेजिस्टर के केस में होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस सिर्फ इंडक्टर के केस में होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सिर्फ आपका कैपेसिटर में होता है और इम्पीडेंस आपका कॉम्बिनेशन होता है एलसीआर सर्किट में होता है। अगर एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट का आपको बोला जाए व्हाट इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द एलसीआर सर्किट, देन इट विल बी द इम्पीडेंस। बात समझ में आती है? तो ये इम्पीडेंस, और इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम लोग Z से शो करते हैं। बात समझ में आती है? इम्पीडेंस को हम Z से, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से और रेजिस्टेंस को R से और इम्पीडेंस को हम लोग Z से। यहाँ तक समझ में आता है नहीं आता? तो ये R नेट वैल्यू क्या मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, Z की वैल्यू लिख दूंगा। Z इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता? पक्का अच्छी तरह से आगे समझते हैं ध्यान से इसको। उज्ज्वल तुम्हें भी समझ में आ गई ये सारी चीज़ें? अभी से समझने का है, लिखने का बाद में बताओ। हाँ मुझे चल। अब यही जो ट्रायंगल है, अब इसको फिर से एक बार देखते हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पे बना दिया, ये था R हमेशा ऐसे बनेगा और ये हो गया आपका XL माइनस XC। ये ऐसे भी बन सकता है R XC माइनस XL, मतलब से वोल्टेज बार है, बस वोल्टेज की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया R X रख दिया। इसमें रिजल्टेंट ऐसा है, इसको हमने Z से शो किया। इसमें रिजल्टेंट ऐसा है, इसको हम लोगों ने Z से शो किया। बात समझ में आती है? आ जाते हैं वापस अपने इसके हिसाब से। अगर यहाँ पे R होता है, यहाँ पे XL माइनस XC होता और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये क्या कहलाता है? ये नेट है। ये भी आपका Z कहलाता, ये भी क्या कहलाता आपके लिए Z ही कहलाता, क्योंकि ये भी नेट है।
बस हमने पहले ऐसे दिखा दिया, ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से दिखाया है और ये हमने किसके हिसाब से दिखाया है, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। आती है सर में। अब फाई एंगल, यही तो होता था फाई, बात समझ में आती थी फाई। तो पीछे केस में हम लोगों ने देखा था आई यहाँ पे था और वी नेट यहाँ पे था, तो ये क्या हो जाता था, फाई हो जाता था। नहीं ये अच्छा उल्टा लिख दिया, ठीक है ये तो सही होगा। तुम्हें इधर हम लोग आर लिखेंगे, इधर हम लोग एक्स माइनस एक्स, फिर तो सही होगा, है ना। हाँ ये चीज फाई होती है, तेरे वाली चीज इधर फाई है, आर वाली चीज पक्का समझ में आता है यहाँ पे। हाँ वो भी आएगा बिल्कुल, वही 10th क्लास वाले क्वेश्चंस है ना, स्टेप्स कहीं पे भी आपसे पूछा। अब जो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू, अब tan फाई की वैल्यू आप लोग क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan फाई की वैल्यू xl माइनस xc अपॉन r होगा या r अपॉन xl माइनस xc होगा, ये जी सर में आती है। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या इसका बेस है, तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी, xl माइनस xc अपॉन r, या फिर bl माइनस bc अपॉन br, ये भी लिखा जा सकता है। अगर पीछे वाले वोल्टेज वाले ट्रायंगल से देखेंगे तो ये आएगा, इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे तो ये आएगा। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे फाई कहाँ बनेगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा, सोच समझ के बनाना। ये उल्टा, अच्छा ये आर है, ये एक्स माइनस एक्स है, एक्स माइनस। अब बताओ फाई इधर बनना चाहिए या इधर, ए पे बनेगा फाई या बी पे बनेगा, बी पे बनेगा। ठीक है उज्जवल, समझ में आता है। हमें कहाँ बनेगा, ये बी पे बनेगा, बिकॉज tan फाई का फॉर्मूला अगर ये चाहिए तो यानी इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाने का, हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल आता है आपके केस में, तो आपको ये बनेगा आपका क्या, इम्पीडेंस ट्रायंगल, जिसमें फाई कहाँ पे होगा आपका ये, और ये क्या कहलाएगा आपका फेज डिफरेंस, ये क्या कहलाएगा आपका फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, वोल्टेज एंड द करंट। आती है सर में बात, थोड़ी थोड़ी बात समझ आती है। अब हम लोगों ने बोला कि मुझे देखो हमेशा मेरी कंडीशन क्या रहती है, यहाँ पे शुरू होता है रेजोनेंस, यहाँ पे क्या शुरू रहेगा आपका रेजोनेंस, ठीक है। मेरी हमेशा कंडीशन ये रहती है कि मैं रेजिस्टेंस अपने सर्किट का क्या रखूं, कम रखूं। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। बात समझ में आता है, क्लियर है वाली चीज। तो अब z का फॉर्मूला देखते हैं, z का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, ये था मेरा फॉर्मूला, या फिर xc माइनस xl का होल स्क्वायर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने ये पूछा कि अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है, देखो रेजिस्टेंस खत्म तो कर नहीं सकते, आइडियली बताओ तो रेजिस्टेंस कभी, मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस खत्म कर दिया ना इस पूरे सर्किट के अंदर, तो कोई आपको वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा। वोल्टेज मिलता है कब है, जब आपका करंट फ्लो होता है, कोई उसके अंदर रेजिस्टेंस आता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब तो वोल्टेज मिलता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए देखो आपके पास ये फैक्टर्स है, एक ये है, एक ये क्लियर है। मैंने बोला किसी की भी, ना ही R ना ही XL ना ही XC नॉट इक्वल टू 0 है, ये याद रखना, इनमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि अगर मैं XL और XC को बराबर कर दूं, देखो समझना ध्यान से, अगर मेरे इस वाली केस की मैं बात करूं, इसके अंदर मुझे क्या करना है, Z को कम करना है, तो एक कंडीशन तो क्या हो सकती है इसके अंदर, एक कंडीशन ये हो सकती है क्या कि इसको मुझे खत्म नहीं करना पूरा का पूरा, ये खत्म हो नहीं सकता। और खत्म का मतलब मैं मान रहा हूँ इस पूरी की वैल्यू 0 लानी, कम लानी है, या तो यहाँ पे माइनस होता तब तो मजा आ जाता, तो इसकी मैं कुछ भी वैल्यू बढ़ा कर रखता, आर में से वो माइनस हो जाता, कम हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है और इसको कम करना है, तो एक ही कंडीशन है, या तो ये पूरा 0 हो जाए या फिर ये पूरा 0 हो जाए। लेकिन मैंने बोला आर को आप 0 करोगे नहीं, रेजिस्टेंस 0 होगा नहीं, रेजिस्टेंस 0 तभी हो सकता है जब आप सोचो रेजिस्टेंस हटा दो, लेकिन वो हमें करना नहीं है। कुछ समझ में आता है, पता हम लोग क्या करें, मैंने बोला XL और XC 0 नहीं है, लेकिन अगर XL और XC को अगर मैंने इक्वल रख दिया, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। हाँ,
एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल हो गए, ये भी 50 ये भी 50, 50 में से 50 गए 0। अगर एक्सएल बड़ा हो गया एक्सी से तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? और अगर एक्सी बड़ा हो गया एक्सएल से तब भी पॉजिटिव आएगी, तब एक्सी उधर पहुंच क्योंकि जाएगा ना। नहीं एक्सी बड़ा है एक्सएल से, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला ये है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर अंदर माइनस भी आ जाएगा ना तब भी ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। मतलब ये वाली वैल्यू स्क्वायर वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलनी है, ये कभी आपको नेगेटिव मिल ही नहीं सकती। ये चीज समझ में आती है? अगर नेगेटिव मिल जाती तब भी फायदा था हमें, ये आर में से नेगेटिव कब होगा, खत्म हो गया बात। लेकिन ये कभी मेरी नेगेटिव मिल ही नहीं सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो कंडीशन यही है कि इसको जीरो कर दो। बात समझ में आती है? तो रेजोनेंस सर्किट वो एलसीआर सर्किट है, ध्यान से सुना, रेजोनेंस सर्किट वो एलसीआर सर्किट है जिसके अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस होता है या मिनिमम इंपीडेंस होता है। रेजिस्टेंस ना बोलते हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इंपीडेंस, इसके अंदर मिनिमम इंपीडेंस होता है। मतलब इफ इन एलसीआर सर्किट Z is minimum, then circuit is called as in resonance condition। वो सर्किट क्या कहलाएगा आपका, रेजोनेंस कंडीशन में कहलाएगा। हाँ जी, और बस 5 मिनट का और है ये, मतलब मैं बात करूँ समझाने का 5 मिनट का और है, उसके बाद पूरा सिर्फ इसी चीज पे चलता रहेगा सारा कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस के लिए क्या बोला मैंने, Z मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक्सएल और एक्सी को बराबर करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? और एक्सएल और एक्सी कब बराबर हो जाएंगे, एक्सएल की फॉर्मूला क्या होता है, एल ओमेगा, एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है 1/c ओमेगा, ये हम लोगों ने पीछे डिराइव करा है, कल को हम लोगों ने देखा था एक्सएल और एक्सी की वैल्यू आ रही थी। यहाँ से हम लोगों ने इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC हो गया, और यहीं पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 1/√LC हो गई। यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता? क्लियर है वाली चीज, पक्का? हाँ जी, ये ओमेगा क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू, ये क्या किया, ये ओमेगा ओमेगा इकट्ठा कर लिया, एल को नीचे लेगा, क्यों किया, और हम ओमेगा की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें एक तरह से ओमेगा की वैल्यू देखें कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है। कैसे क्या ये समझाओ, ये कैसे क्या चल रहा है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एल ओमेगा, कल को हम लोगों ने डिराइव किया है, एक्सी की वैल्यू क्या 1/c ओमेगा। रेजोनेंस कंडीशन के लिए Z मिनिमम होना चाहिए, Z मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल और एक्सी बराबर बराबर होंगे, तो एक्सएल की वैल्यू भी लगा दी, एक्सी की वैल्यू भी लगा दी, दोनों को इक्वेट कर दिया। Z का फॉर्मूला क्या था, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर था। Z मिनिमम करने के लिए एक्सएल और एक्सी को बराबर लाना था, तो मैंने लिखा फॉर Z मिनिमम एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, दैट इज L ओमेगा इक्वल्स टू 1/c ओमेगा। ओमेगा को ऊपर ले गया, L को नीचे ले आया, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1/LC। सर बात है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 1/√LC। बस यही है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी, और अगर मैं 2 पाई f लिख दूं ओमेगा को तो 1/√LC, और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या होगा 1/2 पाई√LC। हाँ जी, ये कंडीशन को तो सब समझ में आता है कि नहीं आता, क्या फायदा है इसका वो समझा। उस वक्त में सर ने आगे ये डेरिवेशन चालू किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। अब आगे समझो ध्यान से, देखो अब हमारे पास सुनना ध्यान से, जब हम लोग एक रजिस्टर लेते हैं, कैपेसिटर लेते हैं, इंडक्टर लेते हैं, रजिस्टर की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहती है, रजिस्टर की वैल्यू किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी किसी पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस अपने आप में, मतलब मैंने अगर आपको ये रेजिस्टेंस दे दिया तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, टेम्परेचर की कंडीशन ना रखने के लिए। बात समझ में आती है, इसकी वैल्यू अगर 5 ओम है तो हमेशा कितनी रहेगी, 5 ओम रहेगी। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बात करते हैं, यानी XC की बात करते हैं, XC का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका 1/C ओमेगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज बोली है, क्या कैपेसिटर का रेजिस्टेंस
क्या कैपेसिटर का रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एक्सी किस पे डिपेंड करता है? सी पे और ओमेगा पे। देखो सी तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन ओमेगा क्या है? ओमेगा सर्किट के ऊपर डिपेंड है। मान लो अगर मैंने यहाँ पे 50 हर्ट्ज वाला सर्किट लगाया तो एक्सी की वैल्यू कुछ और आएगी। मैंने यहाँ पे 55 हर्ट्ज का वो लगाया तो ओमेगा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू चेंज होने से एक्सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब एक्सी कांस्टेंट नहीं है, ना ही एक्सएल कांस्टेंट है। वो चीज़ क्यों नहीं बाबा वैल्यू कर रही है, लेकिन इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या चीज़ आपको मालूम है? मतलब अगर मैंने आपको कैपेसिटर दिया और मैंने आपको एक इंडक्टर दिया तो मैं इसका आपको आर एक्सएल या एक्सी नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसका क्या बताऊंगा? एल और सी की वैल्यू बताऊंगा कि भाई ये इंडक्टर है जिसके एल की वैल्यू 50 हेनरी है, ये सी है कैपेसिटर है जिसके सी की वैल्यू क्या है? 5 माइक्रोफैराड है। वैसे सी और एल की वैल्यू बता सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता इनका रेजिस्टेंस कितना है, बिकॉज ये तो आप पे डिपेंड करा आप किस सर्किट में लगा रहे हो। अगर 50 हर्ट्ज में लगाओगे तो कुछ और वैल्यू दे देगा, 55 हर्ट्ज में लगाओगे तो कुछ और वैल्यू दे देगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो इसीलिए वहाँ पे जो एक्सएल माइनस एक्सएल इक्वल्स एक्सी लिखा हुआ था ना, मैंने इसको यहीं पे इसलिए नहीं रोका बिकॉज मुझे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बार बार क्या हो सकती है, कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन मैंने ये निकाला इस फॉर्मूले में आपका एल कांस्टेंट सी कांस्टेंट, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ दी जाएगी तो वहाँ पे एल और सी क्या रहेगा? आपको कांस्टेंट रहेगा। इस वजह से मैंने ये एक्सप्रेशन ये और ये बताया। बात समझ आती है? अब मैंने बोला कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी 50 हेनरी है, 50 एच जिसकी क्या है? सॉरी कैपेसिटर नहीं है, इंडक्टर, एक इंडक्टर दिया जिसके लिए एल की वैल्यू कितनी है? 50 हेनरी है। हाँ बस अब वो समझा दूंगा, नहीं मैं फिर से नहीं समझाना चाहूँगा, वो वैल्यू लेके समझाऊंगा, ठीक है? हाँ एल की वैल्यू क्या लिया मैंने? 50 हेनरी लिया, आ जाएगा समझ में, आप देखना। एल की वैल्यू क्या ली मैंने? 50 हेनरी। मैंने सी की वैल्यू क्या ली है यहाँ पे? मान लो 2 माइक्रोफैराड, कितनी ली मैंने? 2 माइक्रोफैराड। क्लियर है वाली चीज? मैंने अब तुमसे ये पूछा कि बताओ, एल की वैल्यू आपको 50 हेनरी दे रखी है और मैंने बोला आपको 50 हर्ट्ज में यूज करना है, इसमें यूज करना है आपको 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिव करंट में यूज करना है। तो बताओ मैं सी की वैल्यू क्या लूं जिसकी वजह से ये मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे? बात समझ में आता है? तो हम लोगों को क्या पता चल गया? एफ पता चल गया 50 और 1/2 पाई इसकी वैल्यू मालूम होती है, रूट के अंदर एल लगा दिया, एल की वैल्यू कितनी है? 50 और सी की वैल्यू नहीं मालूम, हम निकाल सकते हैं। मतलब बात समझ में आती है? दूसरी चीज इसको ऐसे समझना, हम लोग एल और सी की वैल्यू इस तरह से डिसाइड करते हैं, मतलब अगर मुझे कोई भी सर्किट बनाना है और मैं ये चाह रहा हूँ उस सर्किट के अंदर मेरा रेजिस्टेंस कम से कम रहे, मेरा Z की वैल्यू कम से कम रहे, तो उसके लिए मैं क्या वैल्यू एडजस्ट करूँगा? मैं L की वैल्यू और C की वैल्यू को एडजस्ट करूँगा। मैं L की वैल्यू और C की वैल्यू इस तरह से लूँगा कि मेरे घर में अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट करके 2 पाई से मल्टीप्लाई कर आके जो भी कर आके ये आंसर कितने के बराबर आना चाहिए? 50 के बराबर आना चाहिए। मतलब मैं एक्सएल की वैल्यू को नहीं देखूंगा मैं कि मेरा एक्सएल कितना है, एक्सी कितना है, मैं सिर्फ एल और सी की वैल्यू डिफाइन करके मैं देखूंगा एल और सी की वैल्यू मैं क्या लूँ कि मैं उनका सब कुछ करके एफ की वैल्यू क्या आ जाए वो गेट हो जाए। अगर एल और सी की वैल्यू ये रख के मेरा यहाँ पे आंसर 50 आ जाए उस जगह, एल की वैल्यू और सी वैल्यू रख के इस पूरे का आंसर 50 आ जाएगा, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा ये सर्किट सबसे कम से कम रेजिस्टेंस होगा। ये चीज समझ में आती है? और इसी को हम बोलते थे रेजोनेंस कंडीशन। ये क्या हो गया हमारी रेजोनेंस कंडीशन। और क्वेश्चन एग्जाम में इस पे घुमा घुमा के दे देंगे, लेकिन फॉर्मूला बस आपको देना चलता है। ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला बहुत छोटा सा 1/2 से लगाना होगा, आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आती है? ध्यान रखने वाली चीज ये है कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रोफैराड में होगी, तो उसको माइक्रोफैराड से नॉर्मल फैराड में चेंज कर देना। यहाँ तक समझ में आया? तुम्हें आया समझ में हमको? तो ये चीज़ें आपके पास तो थोड़ी सी ध्यान रखने वाली होती है। मतलब अगर हम लोग एल और सी की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट कर दें कि उस एल सी की वैल्यू कट करा के आपके 50 हर्ट्ज के बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या बोल देंगे मेरा सर्किट एक्सएल 0 नहीं हुआ, एक्सी भी 0 नहीं हुआ, आर भी 0 नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया इनका वो 0 हो गया, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो गया। वो कैसे हुआ
इसके अंदर रेजिस्टर वोल्टेज ऊपर जा रहा था, समझना ध्यान से। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज नीचे जा रहा था, इंडक्टर के अंदर ऊपर वोल्टेज ऊपर जा रहा था। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? सिर्फ क्या बचेगा आपका VR बचेगा। ये चीज समझ आती है? एक छोटी सी और वैल्यू लेके देखो, एक चीज और बताना चाहूंगा, समझ में आ रहा है तो देखते हैं, तो कोई बात नहीं। मान लो यहाँ पे है 50 वोल्ट, ये कितना आपका 50 वोल्ट, क्लियर है वाली चीज? चलो इसको अभी दोनों जब क्वेश्चन होगा तभी समझ, ठीक है? हाँ, यहाँ तक ये समझ में आता है कि नहीं आता? मतलब हमें L और C की वैल्यू इस तरह से रखनी है कि आपको क्या आ जाए, वैल्यू 1/2 क्लियर है वाली चीज? फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ LC? व्हाट इज द यूनिट ऑफ LC? तो यहाँ पे आपकी एक यूनिट तो क्या बनती है, हेनरी इनटू फैराड। हर्ट्ज में फिर देना, कभी कभी एग्जैक्ट भी लिखा होता है, एग्जैक्ट नहीं होगा, ज्यादा समझ में आता है? दूसरी जो है मैंने बोला LC की यूनिट इन टर्म्स ऑफ टाइम बताओ, टाइम की टर्म में बताओ इसकी वैल्यू कितनी है। तो वो हम कैसे देखेंगे, क्या चीज? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा कब, या रूट सेकंड होगा, सेकंड की पावर हाफ होगा। देखो ये चीज समझ में आती है? स्क्वायर अब हम लोगों को क्या करना है, रूट LC के यूनिट निकालने हैं। तो 1 फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या हो जाता है आपका 1/2 पाई रूट LC लिखा हुआ था। F की वैल्यू क्या होती है 1/T होती है, बात समझ में आती है? तो T की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है सही होगा, सेकंड स्क्वायर LC हो गया। 2 पाई की यूनिट क्या होती है, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट, रूट किधर गया तो P स्क्वायर। तो LC की यूनिट किसके बराबर आ गई, सेकंड स्क्वायर। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेंगे आपसे, अब क्या डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेट मत करना। पता चला एग्जाम में छोड़ा क्वेश्चन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LC, तो बच्चे सोचते हैं ना मुझे L का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, मुझे C का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम, तो उतना उधर से नहीं जाना, आपको इस तरफ से जाना। हाँ ये कर लो, नहीं तो याद रखो LC की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ऑप्शन होंगे तो लिखा होगा, आपके फाइनल ये लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। क्लियर है वाली चीज, सरनाती वाली चीज, ये है आपको पूरा पूरा चैप्टर, ठीक है? इसको हम यहीं पे रखते हैं आज।